हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है काजल, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। आज है हमारा डे नंबर 6 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़, जहां पर हम टारगेट कर रहे हैं सी टेट का अपकमिंग एग्जाम्स। यहां पर हम वन बाय वन सारी एनसीईआरटीज़ देखने वाले हैं, जिससे कि आपके अंदर जो फोबिया है कि एनसीईआरटी हमने नहीं की तो हम पेपर नहीं कर पाएंगे, वो आपका कुछ हद तक मैं रिमूव कर पाऊँ। इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बीच बीच में ये भी बताती जा रही हूँ क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और कैसा बन सकता है। हम सबको पता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अब आने लगे हैं, है ना। फैक्चुअल हिस्ट्री जो है वो हो जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। उसके अलावा बीएड का कंटेंट जो है वो आपको चैनल पर इजीली मिल रहा है, तो आप जाकर उसको भी देखिए। और सीटेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल सब कुछ आपको चैनल पर मिल रहा है, ठीक है। तो जाकर देखिए। तो शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है ना। तो इसमें क्या था, इसका नाम है फ्रॉम किंगडम टू एम्पायर। किंगडम हमने देखा था कि पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे कि पहले क्या थे, किंगडम थे, है ना। सबसे पहले जनपद आए, महाजनपद आए, उसके बाद किंग बनने शुरू हुए, और फिर इन किंगडम से कैसे कन्वर्जन एम्पायर की तरफ होता है हम ये देखते हैं यहाँ पर। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे। तो अगर हमने जैसे देखा जनपद से बड़ा महाजनपद, महाजनपद से बड़ा किंगडम और किंगडम से बड़ा एम्पायर, है ना। तो यही एक हायरार्की है जो हमें देखनी है, ठीक है। तो ये आपको फोटो दिख रहा है लॉइन कैपिटल का, जो सारनाथ पे रखा हुआ था। हमें अपने नोट्स पे, कॉइन्स पे ये जो है दिखता है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टोन का पिलर पे रखे हुए हैं ये लॉइंस। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो अशोका थे, अशोका द ग्रेट आपने सुना होगा, तो अशोका ने ऐसे पिलर्स जो हैं, स्टोन के पिलर्स जो हैं खड़े करवाए थे, और उन पर कुछ कुछ चीज़ें लिखवाए थे, अपने इंस्ट्रक्शंस को इंस्क्राइब कराया था इन पिलर्स के ऊपर, है ना। तो क्या लिखा था इन्होंने इसके ऊपर, पहले हम देख लेते हैं कि किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है ना। तो हम अशोका की बात कर रहे हैं, तो अशोका मौर्यन एम्पायर के किंग थे, है ना। तो लेकिन जो मौर्यन एम्पायर है उसको फाउंड किसने किया था, उसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि अशोका के ग्रैंडफादर थे मोर देन 2300 ईयर्स एगो। अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले पेपर देखे हैं, प्रीवियस वाला जो आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं, तो आपने देखा होगा 2500 साल पे हमने कुछ बात की थी, है ना। जहाँ पे ये जो आपके जनपद्स, महाजनपद्स आ रहे थे, है ना, जैनिज़्म बुद्धिज़्म आ रहा था, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। तो अब क्या है, 2300 साल से पुराना टाइम है जब मौर्याज ने ये जो है एक एम्पायर जो है फाउंड किया, और फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त को किसने सपोर्ट किया था, चाणक्य और कौटिल्य। इनका नाम पूछ लेते हैं, इनकी बुक का नाम ज़रूर पूछ लेते हैं कि कौटिल्य ने अपने आइडियाज़ कौन सी बुक में लिखे थे, अर्थशास्त्र, है ना। इनका नाम रिवर्स करके भी पूछ लेता है कि कौटिल्य का नाम ही चाणक्य का था या चाणक्य का नाम ही कौटिल्य था। एक विष्णु करके भी इनका नाम था, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डायनेस्टी, डायनेस्टी किसे कहते हैं, जब किसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं एक के बाद एक रूलर बनते जाते हैं, तो उसे ही डायनेस्टी कहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ये ब्लेम लगता रहता है कि भाई ये डायनेस्टिक रूल है। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, फादर के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके रूलर्स बनते जाते हैं, है ना। तो मौर्याज जो थी वो भी एक डायनेस्टी थी कि एक रूलर आया, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, है ना। तो यहाँ से 3 पावरफुल रूलर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोका, है ना। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पावरफुल थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैप्चर की थी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। देन देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। यहाँ पे ना जो है यहाँ पर ये सिटीज़ जो ब्लैक डॉट से हमें दिख रही हैं, वो किसकी हैं, वो मौर्यन एम्पायर की सिटीज़ हैं, जिसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये सारी जो सिटीज़ हैं ये देखने को मिलती है। ये रही आपकी तक्षशिला, दिस इज़ तक्षशिला, दिस इज़ आपकी पाटलिपुत्र, दिस इज़ पाटलिपुत्र, है ना, दिस इज़ उज्जैन। तो ये क्या है, ये उनकी सिटीज़ हैं जो कि मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलती है ना। तो आपको 3 सिटीज़ का नाम, 4 सिटीज़ का नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी जो है मौर्यन एम्पायर के अंदर नहीं आती थी, है ना। तो तक्षशिला जो था, अगर नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो तक्षशिला गेटवे था, जो अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है, जबकि उज्जैन जो था अगर आपको नॉर्थ और साउथ इंडिया जाना है तो आपको उज्जैन होके जाना पड़ेगा। और शायद ऐसा लगता है कि जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडिंग क्लास थी, जो पैसा
पैसा कमा रही थी वो शायद इन बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर रह रही थी। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि अगर मुझे यहाँ सेंट्रल एशिया जाना है तो मुझे तक्षशिला होके ही जाना पड़ेगा। उज्जैन, ये मुझे अगर इधर जाना है वेस्ट में तो मुझे उज्जैन होके जाना है, और मुझे यहाँ जाना है तो मुझे पाटलिपुत्र होके जाना है। तो ये तीन सिटीज़ जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं मौर्यन एम्पायर के ऊपर, है ना। तो अदर एरियाज़ में विलेजर्स, फार्मर्स, हर्डर्स ये सब रहते थे। कुछ एरियाज़ में जैसे कि सेंट्रल एरिया हो गया, जहाँ पे वहाँ सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट था, जहाँ पे लोग जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं था कि पूरे एम्पायर में हर आदमी एक ही लैंग्वेज बोल रहा था, नहीं, डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा था, यानी कि डाइवर्सिटी उस वक्त भी थी, है ना। ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, रेड डॉट्स हैं जहाँ जहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इनके नाम ज़रूर पूछ लेते हैं, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, है ना, कौशाम्बी हो गया, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है। कालसी हो गया, है ना, पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ इनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिले थे, है ना। तो हो सकता है और ऐसा भी लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते थे, है ना, कपड़े अलग पहनते थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एम्पायर्स किंगडम से अलग कैसे थे, एम्पायर्स किंगडम से अलग कैसे थे, ठीक है। तो एम्परर, मैंने बोला एम्पायर जो था वो क्या थे, जिनको जो बड़ा एरिया, मान लो कि बड़े एरिया को रूल कर रहे हैं, है ना। तो एम्परर्स को क्या चाहिए होते थे, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते किंग से ज़्यादा, क्योंकि एम्पायर जो है वो बड़ा किंगडम होता था, है ना। मतलब बहुत बड़े एरिया में किंगडम अगर मैं बना लूँ तो उसे एम्पायर कहूँगी, है ना। आर्मी बहुत बड़ी होती थी और इसीलिए उनको ज़्यादा ऑफिशियल्स भी चाहिए होते थे, ठीक है। अब रूलिंग द एम्पायर, तो भाई अगर एम्पायर बड़ा है और डिफरेंट तरीके के लोग रह रहे हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से ही मुझे उनको रूल करना पड़ेगा, है ना। तो जो पाटलिपुत्र के वाला जो एरिया था वो वहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था एम्परर का, राजा जो है डायरेक्ट कंट्रोल करता था। इसका मतलब ये था कि जो भी ऑफिशियल्स थे के ऑफिशियल्स जो थे उनको अपॉइंट किया जाता था टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, है ना। और कौन से लोग होते थे वो, जो वहीं के टाउन्स में, एरियाज़ में रहते थे, है ना। और ऑफिशियल्स जो थे, जो इन्होंने लगाए हुए थे कलेक्ट टैक्सेस करने के लिए, अगर वो डिसोबे करते थे राजा को तो उनको भी पनिशमेंट दी जाती थी, है ना। और ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी, मैसेंजर्स यहाँ से वहाँ जाते थे। स्पाई भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, स्पाई होते हैं जासूस। तो पूछ लेता है कि क्या मौर्यन एम्पायर जो था वहाँ पे स्पाइज थे, तो हाँ स्पाइस थे। क्या वो सैलरी देते थे, तो हाँ देते थे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। तो अदर एरियाज और प्रोविंसेस थे जहाँ पर हमने देखा एक जगह कैसे रूल हो रहा है, डायरेक्ट राजा के थ्रू ऑफिशियल्स कर दिए, है ना। उसके बाद इनकी एक प्रोविंशियल का कैपिटल होती थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोविंशियल कैपिटल के बारे में, है ना। तो तक्षशिला और उज्जैन जो थे ये इनकी प्रोविंशियल कैपिटल से रूल होती थी, और कुछ अमाउंट जो है वो पाटलिपुत्र से भी जो है कंट्रोल किया जाता था। और जो रॉयल प्रिंसेस जो होते थे, जो राजा का बेटा होता था, उसको एज अ गवर्नर यहाँ पर भेजा जाता था, है ना। तो क्या था कि राजा के थ्रू ही हो रहे हैं, लेकिन राजा अपने बेटे को भेज रहा है यहाँ पे। देन बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, और हमें पता है, अब ये देखिए जैसे मैं ऊपर बताऊँ, इन तीनों जगह के बीच में डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है ना। तो वास्ट एरियाज़ था, तो इसीलिए इनको रोड्स और जो रिवर्स थे उनको भी कंट्रोल करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट करना है, रिसोर्सेज इधर से उधर भेजनी है, टैक्सेस लेने हैं, ट्रिब्यूट लेने हैं, है ना। तो इसके बारे में अर्थशास्त्र में एक बात लिखी है, अर्थशास्त्र जो बुक चाणक्य ने लिखी है, उसके अंदर के जो नॉर्थ वेस्ट था वो एक इम्पॉर्टेंट था किसके लिए, ब्लैंकेट्स के लिए, और साउथ इंडिया इम्पॉर्टेंट था गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के लिए। तो पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट किसके लिए इम्पॉर्टेंट है और साउथ इंडिया किसके लिए, है ना। तो ये पॉसिबल था कि दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, है ना। अब ट्रिब्यूट क्या होती है ना, ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि हम गलत कर देते हैं। तो टैक्सेस से अलग होते थे ट्रिब्यूट्स क्या होते थे, जो टैक्सेस था वो तो क्या है ऑफिशियल्स जाके कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो ट्रिब्यूट होते थे ना ये रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता था। जब भी लोगों से चाहिए होता था इनको, तब ये ले लेते थे, है ना।
देन देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन भी होता था, डेफिनेटली जंगल भी होगा, तो पीपल जो हैं इन एरियाज़ में जो रह रहे थे वो लेस इंडिपेंडेंट थे, है ना, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर, है ना। तो इन लोगों से उम्मीद की जाती थी, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, कि वो राजा को एलिफेंट्स प्रोवाइड कराएं, टिम्बर प्रोवाइड कराएं, हनी प्रोवाइड कराएं, वैक्स जो है प्रोवाइड कराएं, है ना। तो एम्परर एंड द कैपिटल सिटी के बारे में लिखा है मेगास्थनीज। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि मौर्याज के रूल के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, तो कौन सा आया था, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज कैसा रूलर था, ग्रीक रूलर था, है ना, ये भी पूछ लेते हैं कहाँ से आया था और इसका नाम क्या था। जो सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था, या मेगास्थनीज वॉज सेंट बाय, है ना, तो ध्यान रखना है इसको। तो मेगास्थनीज ने इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, है ना। पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखी है, और ये लिखा है कि 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे, है ना। हाउस जो थे 2 और 3 स्टोरीज थे, जो कि वुड से और मड ब्रिक से बने हुए थे, है ना, मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे, और किंग का जो पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौर्यन एम्पायर में हमको वुड का ज़्यादा जो इनके पैलेसेस हैं वो किससे बने हुए मिलते हैं, हमें वुड से बने हुए मिलते हैं। ठीक है, अब अशोका के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अशोका एक यूनिक रूलर क्यों था, क्योंकि उसने अपना मैसेज जो है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू देना चाहा। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, किसी स्टोन मतलब पिलर पे कोई चीज़ें लिखवा दी, अपना मैसेज लिखवा दिया, है ना। और जो लैंग्वेज इसने यूज़ की वो कौन सी थी, प्राकृत। हमने देखा था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ हुई थी, है ना। और स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की थी, है ना। अशोका का फिर एक वॉर होता है कलिंगा में, और कहते हैं कि इसी के बाद इसका जो जीवन में परिवर्तन बहुत आया था इसके बाद इसको, है ना। तो कलिंगा जो है एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा। उड़ीसा आप सबने सुना होगा। आजकल जो स्पोर्ट्स है उसमें कब सबसे ज़्यादा आगे अगर है तो यही है। तो अशोका ने कलिंगा का वॉर जो है वो किया, और उसके बाद वो वहाँ पे जो ब्लड वायलेंस हुई, जो ब्लड शेड हुआ, जो खून बहा, उसके बाद उसे देख के वो ना ज़्यादा परेशान हो गया। वो ज़्यादा परेशान हो गया तो फिर उसके बाद उसने सोचा कि उसने जब कलिंगा जीत लिया तो उसने कहा कि अब आज के बाद मैं फाइटिंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में ना कलिंगा वॉर को भी डिस्क्राइब किया है ना। तो ये उसने लिखा है इसमें, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि धम्मा क्या है, प्राकृत वर्ड है, और फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, है ना। ठीक है, तो अब अशोका का धम्मा क्या था। अशोका का धम्मा था, अशोका के धम्म मतलब अशोका का मैसेज, है ना। तो अशोका के मैसेज के अंदर ना ये नहीं लिखा कि आपको भगवान की पूजा करनी है या आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं। उसे लगा कि जैसे एक फादर अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है, उसी तरीके से इसकी ड्यूटी है कि वो भी अपने जो लोग हैं अपने उसके, उनको समझाए, है ना। तो वो इंस्पायर हुआ था किससे, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर हुआ था। नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स थी जिसको उसने परेशान किया, है ना। उसके एम्पायर में जो लोग थे डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे, और इस वजह से कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था, स्लेव्स और सर्वेंट्स जो थे उनको इल ट्रीट किया जाता था, मतलब अच्छे से नहीं रखा जाता था। उसके अलावा फैमिलीज़ में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हुई दिखती थी, नेबर्स में लड़ाई होती थी, और उसको ऐसा लगता था कि इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किसका है, अशोका का है। तो इसीलिए उसने ऑफिशियल्स जो हैं वो किए, क्या बोलते हैं, अपॉइंट किए, नोन एज द धम्म, और जिनको क्या कहते थे, धम्म महामत्ता। तो आपको ही पता पूछ सकता है कि धम्म महामत्ता कौन थे, है ना। तो वो कौन थे, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, है ना। तो वो जगह जगह जाते थे, जो महामत्ता होते थे वो जगह जगह जाते थे और जाकर के लोगों को सही राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस बताते थे, मतलब धर्म के बारे में प्रचार करते थे। लेकिन अशोका का धर्म वर्शिप ऑफ गॉड नहीं था, है ना। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, है ना। उसके अलावा उसने अपने जो मैसेजेस हैं वो रॉक्स पे, पिलर्स पे क्या करे थे, इंस्क्राइब कराए थे, है ना। और जिससे कि जो और अपने जो ऑफिशियल्स थे उनसे कहते थे कि तुम इसे पढ़कर सुनाओ जो नहीं पढ़ सकते, है ना। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड सच एज सीरिया। और अशोका ने अपने जो ऑफिशियल्स हैं, अपने मैसेंजर्स हैं, उनको अदर जगह भी भेजा, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, है ना,
और इन जगह पर भी भेजा। तो पूछ लेता है कि क्या अशोका ने अपने जो आइडियाज़ है वो और कंट्रीज़ में भेजा था, तो हाँ भाई भेजा था। इसको ही रिफ्रेम करके वो पूछ लेगा कौन कौन सी कंट्री में भेजा था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके बाद अपनी बेटी और बेटा महेंद्रा और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ही बिल्ट रोड्स, उसने रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बनाए, है ना। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सबके बारे में ये अब सोचने लगा था। कब के बाद? कलिंगा वॉर के बाद। कलिंगा वॉर के बाद इसका जो मूड है, जो हृदय है, उसका परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं, है ना। देन अशोका का मैसेज लिखा हुआ है ना। देन उसके बाद ये उसकी वो है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही शॉर्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मुझे लगता है शायद ठीक है, कोई इशू नहीं है कुछ। ये हमारा टॉपिक था, इजी था। आपको यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो भी मेन बन सकते हैं एनसीईआरटी से जो भी बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 हो गया है, 3 चैप्टर्स और बाकी हैं, उनको भी कवर करेंगे, फिर क्लास 7th की एनसीईआरटी के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको बेकार भी लिख रहा है तो लग रहा है तो भी लिखिए कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, है ना। तो वो भी बताइए मुझे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।